हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आपको बताया, आज आपकी थ्योरी वाली थ्योरेटिकल क्लास चलेगी, यानी कि साइंस में आज आपकी रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, और मैंने आपको फिजिक्स टोटल कंप्लीट करवा दी है। आज आपकी चलेगी रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। द्रव, आप बताइए द्रव्य क्या है। द्रव वैसे तो नॉर्मली 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में। लेकिन इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं ये देखिए। द्रव्य जो वो स्थान घेरता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। सीधी सी बात है, जो भी द्रव्य की कोई वस्तु होती है उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यह द्रव की अवधारणा किसने दी थी? यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था लेवोसिए द्वारा दिया गया। इन्होंने क्या बोला था कि द्रव को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने ही द्रव की अवस्थाओं को विभाज्य क्या था। द्रव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? यह 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। यह 5 अवस्थाओं में पाया जाता है जो निम्न है। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है ठोस, दूसरी द्रव, और दूसरी क्या है? गैस और प्लाज्मा और वोस आइंस्टीन। ठीक है, कंडेंसेट और इनमें से प्रथम 3 जो शुरुआत की 3 है, ठोस, द्रव और गैस, जो है अवस्थाएं सामान्य पाई जाने वाली अवस्थाएं हैं। जो सामान्य पाई जाने वाली अवस्थाएं हैं, ये आपको याद रखना है। जो प्रचलित हैं ज़्यादा वो क्या है? ठोस, द्रव और गैस हमारी अवस्थाएं। ये क्या है? सामान्य अवस्थाएं, जो इनों की ही अकॉर्डिंग हम आगे काउंटिंग करते हैं। न्यूमेरिकल या कुछ भी हो, किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम? ठोस, द्रव और गैस की ही अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अवस्थाएं कितनी है नॉर्मली हमारी? नॉर्मली अवस्थाएं जो हैं वो हमारी 5 हैं। क्लियर है? 5 अवस्थाएं हैं, जो कि एक प्लाज्मा और वो आइंस्टीन है। लेकिन जो सामान्य है वो कौन कौन सी है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठोस, द्रव और गैस। और ये इंपॉर्टेंट है, इस नियम के अनुसार जो है द्रव को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेवोसिए, ठीक है, द्वारा दिया गया है। ठोस, हेडिंग क्या है? ठोस की प्रकृति कैसी होती है वो इसमें बताया गया है। ठोस की प्रकृति कैसी होती है? ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि कोई भी ठोस हो या कोई भी है, उसका आयतन और आकार क्या होता है? उसका निश्चित होता है। अगर उसको ठोस को किसी भी आकृति में ढालो तो उसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और ये क्या होते हैं हमारे? ये असंपीड्य होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे? असंपीड्य होते हैं तथा इनमें प्रबल अंतर आणविक, जो इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? नजदीक होते हैं, बहुत पास होते हैं। जो उनमें किसी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं हम? आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। आणविक अंतर आकर्षण बल बोलते हैं, जो कि आकर्षण बहुत कम होता है। तो प्रबल यानी कि अधिक, नजदीक। प्रबल क्या होता है? अधिक, ज्यादा। अंतर आणविक आकर्षण होता है। इनमें अवयवी कणों के बीच बहुत कम रिक्त, यानी कि बहुत कम रिक्त, ये बहुत पास होते हैं, स्थान होता है। ये ठोस 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक या क्रिस्टलीय ठोस, या छद्म या फिर अक्रिस्टलीय ठोस। ये आपको याद रखना है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 क्या है? वास्तविक या क्रिस्टलीय ठोस, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? तो आगे देखिए, फिर हेडिंग क्या है? द्रव। हेडिंग क्या है? द्रव। द्रव क्या है?
द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। सीधी सी बात है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये वह हो सकता है, इनको क्या बोलते हैं हम, इन्हें तरल भी कहते हैं या द्रव। द्रव तो इसका नाम है लेकिन इनको क्या बोला जाता है, तरल भी बोल सकते हैं। तरल पदार्थ जो पानी के रूप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये इनकी जो आयतन है वो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर किसी गिलास में पानी को भरो वो गिलास का आकार ले लेगा, किसी द्रव को यानी कि किसी पानी को किसी डिब्बे में रखो तो वो उसका किसका आकार ले लेगा, डिब्बे का। इसलिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित माना जाता है। क्या माना जाता है, अनिश्चित माना जाता है। ठीक है, फिर इसका क्वथनांक, द्रव का एक अपना क्वथनांक होता है कि क्वथनांक माने उबालना। क्या क्वथनांक क्या होता है, भाप कितने टेम्परेचर पे होती है, तो हर द्रव का अपना एक क्वथनांक होता है। तो इसकी डेफिनेशन का, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वास्तव दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। जिस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि की अवस्था में अगर किसी, सपोज करो पानी में हमने चीनी डाली या नमक डाला तो उसका क्वथनांक क्या होगा है, क्या हो जाता है, अशुद्धि, यानी कि पानी की अशुद्धि कुछ ना हो उपस्थित में यह बढ़ जाता है। अगर पानी में कुछ और डाल दें हम, कुछ भी हो, रेत डालें, चीनी या नमक डालें, तो उसका जो उपस्थित क्वथनांक क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ये नोट कर लेना, किसी द्रव की अशुद्धि का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है, तो आपको जवाब देना है। यदि द्रव की अशुद्धि कर दें तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका उदाहरण है समुद्री जल। समुद्री जल में क्या होता है, समुद्री जल में नमक होता है। क्या होता है, नमक। तो इसके कारण इसका जो औसत क्वथनांक है वो सामान्य जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। जो सामान्य जल क्या है, जो हम पीते हैं, लेकिन समुद्री जल का जो इसमें क्या होता है, NaCl अधिक होता है। तो इसलिए इसका अशुद्ध कहलाता है। समुद्र का जो जल है यानी कि जो पानी है वो क्या कहलाता है, अशुद्ध कहलाता है। इसलिए इसका क्वथनांक क्या है, अधिक होता है। किसकी अपेक्षा, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र का क्वथनांक अधिक होता है। क्लियर है, आगे देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। सामान्य ऊंचाई पर जाने पर दाब होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है। निम्न दाब यानी कि निम्न का मतलब है अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, अगर अधिक ऊंचाई या पहाड़ों पर जाएंगे तो उस वहाँ का जो दाब, वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो जाते हैं, निम्न, यानी कि कम दाब होने के कारण वहाँ का क्वथनांक क्या है, कम हो जाता है। तो याद रखना, इसमें से एक प्रश्न बन सकता है, यदि हम ऊंचाई पर जाएंगे तो उसमें ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर जल कम ताप पर क्या होता है, उबलने लगता है। अगर सपोज करो वैसा क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री है, जल का सामान्य जो ताप पर कितने पे हो जाता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या उबलने लगता है, कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर जाने पर वो इससे कम टेम्परेचर, इससे कम ताप पर क्या होता है, वो उबलने लग जाता है। ठीक है, तो यही कारण है यदि अधिक ऊंचाई पर हम भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। यही कारण है कि भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण, अब आपने कुकर देखे होंगे कि कुकर में सामान्य बर्तनों की अपेक्षा कुकर में अधिक
अधिक मतलब जल्दी खाना बन जाता है। किसके कारण? दाब के कारण। किसके कारण? उच्च दाब के कारण कुकर में क्या होता है, अधिक मतलब जल्दी समय में भोजन बन जाता है। जो भी खाना बनाते हो कुकर में, किसके कारण? उच्च दाब के होने के कारण क्वथनांक उच्च होता है, अतः भोजन कम समय में ही पक जाता है। यही कारण है। ठीक है। और सामान्य परिस्थिति में जल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सामान्य परिस्थिति में जल के लिए क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? उबलने लगता है। क्या होने लगता है? उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ताप पर। ठीक है। अब हेडिंग क्या है? हेडिंग है हमारी गैस। हेडिंग क्या है हमारी? गैस है हेडिंग। गैस एक आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैस का कोई आकार भी नहीं होता और आयतन भी नहीं होता, दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, जिसमें यह उसी पात्र के आयतन व आकार को ग्रहण कर लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। जो हमारी गैसें होती हैं, किसी सिलेंडर जो होते हैं, किसी भी प्रकार की उसकी आकृति कुछ भी हो, उसका आकार कुछ भी हो, जिस सिलेंडर में हम गैस भर देते हैं उसका आकार क्या होता है? जो गैस है उसी आकार को ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होते हैं, और उसी पात्र में आयतन व आकार को ग्रहण कर लेती है जिसमें इसको रखा जाता है। क्लियर है? गैस अत्यधिक संपीड्य होती है। क्या होती है? अत्यधिक संपीड्य होती है। ये याद रखना, जो सबसे अत्यधिक संपीड्य होती है वो क्या होती है? गैस सबसे अधिक संपीड्य होती है। इनमें अब इसमें भी बहने का गुण होता है। इसमें भी क्या होता है? बहने का गुण होता है। इन्हें भी तरल कहते हैं। इनको भी क्या बोलते हैं? तरल कहते हैं। ठीक है। द्रव की वह प्रवस्था जिसमें गैस के अधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित कण आयनिक अवस्था में होते हैं। प्रदीप्त नलिका में हीलियम, क्या है? हीलियम, इसका सिंबल क्या है? हीलियम का। गैस भरी होती है। जो हमारे प्रदीप्त नलिका में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम होती है। और नियोन जो होता है, प्रतीक क्या है? Ni। नियोन का बल्ब में, तो प्रतीक बल्ब में जो भी हमारे बल्ब, जलने वाले बल्ब जो होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है? हमारी नियोन गैस भरी जाती है, Ne। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो बल्ब में होती है या तो आपको नाम से आ जाता है या फिर सिंबल। ये दोनों तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं, या तो नाम नियोन या फिर Ne भरी जाती है। ठीक है। आगे देखिए, बोस आइंस्टीन ने क्या कहा था कि 1924 से 1925 ईस्वी के दौरान सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसमें कहा गया कि संघनन निम्न घनत्व वाले बोसोन कणों की वह अवस्था है जिसमें पूर्ण शून्य ताप पर बोसोन कण सूक्ष्म हो जाते हैं। तो इस अवस्था में यह पदार्थ की पंचम यानी कि कौन सी अवस्था है? जब कोई भी कण संघनन अवस्था में, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को कौन सी अवस्था बताई? पंचम अवस्था का नाम दिया। ठीक है। किसको? जब संघनन क्या होता है? जब भी कोई द्रव या कोई भी गैस जमने लगती है, कोई भी द्रव जमने लगता है, तो वो क्या होती है? सूक्ष्म माने सूख जाती है। सूक्ष्म माने सूखी हुई अवस्था को हम क्या कहते हैं? पंचम अवस्था कहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम? संघनन। ये याद रखना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इसको भी याद रखना। जो भारतीय वैज्ञानिक का नाम केमिस्ट्री से जुड़ता है वो कौन सा है? बोस थे, सत्येंद्र नाथ बोस। क्लियर है। और इन दोनों ने क्या करा? जब क्या किया था? जब किसी द्रव को शून्य यानी कि शून्य टेम्परेचर पर किसी द्रव का संघनन यानी कि संघनन जो है उसकी जो निम्न घनत्व वाले जो बोस के जो कण हैं उसको पांचवी अवस्था का नाम दिया, जिसको क्या कहते हैं? बोस या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर है। आगे देखिए,
वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हर कोई द्रव क्या होता है, अगर किसी टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होती है, भाप उड़ने लगती है। किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, भाप उड़ने लगते हैं। उस भाप उड़ने को क्या बोलते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो हर अलग अलग द्रव होते हैं, कितने भी द्रव हो उनका वाष्पीकरण अलग अलग टेम्परेचर पर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो वह प्रक्रम जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल तथा ताप बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यह याद रखना, वाष्पीकरण ताप बढ़ने और क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, हमारी बढ़ती है। क्लियर है। आगे देखिए, हेडिंग है हमारे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यह प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तन हुए, याद रखना ऊर्ध्वपातन है क्या, कोई भी पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तन हुए अपनी ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था से किसमें आ जाता है, किसमें आ जाता है, वाष्प अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन बोलते हैं, ऊर्ध्वपतन। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन है ऊर्ध्वपतन है क्या, तो कोई भी पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तन हुए किसमें आ जाता है, अपनी ठोस अवस्था से वाष्पीय अवस्था में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं के लगूं, अगर हमारी कोई बर्फ है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है, बर्फ सबसे पहले ठोस अवस्था से किस में आएगी, द्रव में, किस में आएगी, द्रव में आएगी। तो वो क्या है, द्रव में आने के कारण पहले द्रव आया, लेकिन इस नियम के अनुसार द्रव में परिवर्तन हुए बिना वो सीधी क्या बनती है, गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। जैसे अमोनिया हुआ, जमा हुआ अमोनिया हो, लेकिन वो द्रव की अवस्था में न आके किस में हो जाती है, सूक्ष्म ईथर हुई। सूक्ष्म ईथर भी क्या है, वो सीधी गैस में परिवर्तन होती है, वो बिना द्रव में परिवर्तन हुए वो किस में होती है, सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे काफी उदाहरण हैं कि वो द्रव का रूप नहीं लेके जो ठोस होते हैं वो किसका रूप लेते हैं, गैस का रूप, यानी कि वाष्प का रूप ले लेते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, परमाणु। हेडिंग क्या है, परमाणु। इसकी खोज किसने की थी, या हर चीज जो बताई थी, जो भी दुनिया में है हर चीज किससे बनी है, परमाणु या अणु से मिलकर बनी है। ये जो सिद्धांत दिया था 1803 में, क्या कहा था, यह द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। यदि कोई भी द्रव का वह सूक्ष्म कण है, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है, परमाणु को माना गया है। ठीक है, द्रव का वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। डाल्टन, तो ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु सिद्धांत। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। कितने में, 1803 में। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये याद रखना। 1803 में क्या कहा था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्लियर है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु भी कई चीजों से मिलकर बनता है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, यह परमाणु का ऋणावेशित मूल कण है। इसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और इसकी जो प्रकृति होती है, यानी कि इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, स्वरूप इसका ऋणात्मक होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि ये माइनस में होता है। क्लियर है। और इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इसका द्रव
द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, या फिर अगर केमिस्ट्री में लेके चलें हम 0.0054554 U होता है। ये किसमें है हमारी केमिस्ट्री में। और वैसे जो नॉर्मली द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है, इस पर कोई ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। आवेश मतलब इसमें क्या है, इसमें कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। याद रखना इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश यानी कि माइनस आवेश पाया जाता है, अर्थात इसका आवेश कितना होता है माइनस के 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट ये होता है माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, ये जो है यहाँ पर पॉइंट है। तो इसके जो होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, माइनस में होती है, यानी कि ये माइनस में होता है। और इसमें जो आवेश होते हैं वो होते हैं माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर है। अब आ जाओ पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और ये क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। इसका आवेश प्लस में होता है। इसका आवेश कितना होता है, प्लस में होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका भी मात्रक क्या है, कूलम। इसकी इकाई क्या है, धनावेश। द्रव्यमान 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस 27 कितनी होती है, 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस के कितने 27 किलोग्राम केजी। क्लियर है। और केमिस्ट्री में कितनी होती है 1.00734 U होती है। ये मोल में है, ये किस में है, मोल में है। मोल बोलते हैं, मोल में जो मात्रक होता है वो U से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसका जो प्रोटॉन का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। याद रखना, इसको जो प्रोटॉन का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से यहां से प्रश्न बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, केवल हाइड्रोजन एक ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। इस इलेक्ट्रॉन नाभिक में विद्युत चुम्बकीय बलों द्वारा बंधे होते हैं। याद रखना, जो इसमें जो होता है, जो हाइड्रोजन का है, सिंबल मैं बता दे रहा हूं, हाइड्रोजन 1H1 होती है। लेकिन अब इसका परमाणु क्रमांक भी हमारा कितना होता है 1, और परमाणु भार भी कितना होता है हमारा 1 होता है। ये परमाणु क्रमांक है नीचे वाला और परमाणु भार ऊपर है। क्लियर है। तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं और प्रोटॉन, और इसको द्रव्यमान संख्या भी बोल देते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं इसको। तो n बराबर 1 से 1 कट जाएगा 0। इसलिए इस फॉर्मूले से इसके कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते। ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं वो किसके कारण बंधे होते हैं, नाभिक से जो बंधे हुए होते हैं विद्युत चुम्बकीय बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके कारण बंधे हुए होते हैं। वो याद रखना, नाभिक से किसके कारण बंधे हुए होते हैं, विद्युत चुम्बकीय बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। क्लियर है। अब ये भी याद रखना, इसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान
समान संख्या वाला एक परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है ना तो ये प्लस और ना ही ये माइनस। उदासीन न्यूट्रॉन, जिसके न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है वो क्या होते हैं, हमारे उदासीन होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक जो होते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी किसको बोलते हैं, परमाणु क्रमांक को ही बोलते हैं। और परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना परमाणु क्रमांक को भी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोल सकते हैं। जब परमाणु क्रमांक कितना है 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी की संख्या भी कितनी हुई 1 और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी हुई हमारे 1। क्लियर है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से कम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से कम हो, यह इलेक्ट्रॉन न्यून हो तो परमाणु पर धनावेश होता है। याद रखना, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो तो वह क्या कहलाती है, वो धनावेश कहलाती है, तथा इसे धन आयन कहते हैं, इसे धन आयन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉनों से कम होती है तो वह तत्व क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या अधिक है किससे, प्रोटॉनों से, तो वह तत्व क्या कहलाता है, ऋणावेश होता है, अर्थात वह परमाणु या ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये अनुसार किसने, लुईस डी ब्रोगली के अनुसार सभी कण क्या है, तरंग के समान व्यवहार करते हैं। ये याद रखना, जितने भी हमारे तत्व यानी कि परमाणु हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वो करते हैं एक तरंग के समान व्यवहार करते हैं। किसके अनुसार, लुईस डी ब्रोगली के अनुसार। याद रखना, ये जो अगर पूछल लगे कि तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तत्वों के अनुसार तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था लुईस डी ब्रोगली ने। क्लियर है। तो आगे देखिए, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हेडिंग है आपकी न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इसका आवेश शून्य, इसका आवेश क्या होता है, शून्य होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, वो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो याद रखना, वो ही इसका द्रव्यमान होता है। लेकिन आवेश याद रखना, जो अगर आपसे बोले आवेशहीन क्या है, आवेशहीन क्या है, तो वो है हमारा न्यूट्रॉन, या बोले उदासीन, या बोले उदासीन। उदासीन भी क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन को उदासीन ही बोलते हैं। तो इसकी खोज चैडविक ने की थी। इसका आवेश शून्य तथा द्रव्यमान कितना होता है, 1.674 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, या फिर 1.00872 यो होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, ये नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। याद रखना कि ये नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन बताया था वो नाभिक के चारों ओर क्या काटते हैं, चक्कर काटते हैं। इसका प्रतिकरण ये एंटी न्यूट्रोनो है, इसका जो प्रतिकरण है एंटी न्यूट्रोनो है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ये याद रखना, इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखना। तो इस पर कोई आवेश, मैंने बताया था ये न्यूट्रॉन एक उदासीन यानी कि आवेशहीन राशि है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, उदासीन। ठीक है। परमाणु क्रमांक, फिर हेडिंग क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, हर तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक की
जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके अकॉर्डिंग है, हमारी परमाणु क्रमांक के ही अकॉर्डिंग है। अब ये है डेफिनेशन, वही है हर किसी तत्व, यानी कि जो भी है तत्व, हर किसी तत्व का अपना अलग एक परमाणु क्रमांक होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखो किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाई की संख्या को स्थित आवेशित इकाई की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया है, जो इसके परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं और प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। इसलिए यह इसकी जो संख्या है वो किसके समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। यह परमाणु का मूलभूत गुण है, यह परमाणु का क्या है, मूलभूत रूप है। उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। मैंने बताया था जो ये जो हैं, अगर इन दोनों की समान संख्या हो, परमाणु मतलब परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो वह क्या कहलाते हैं, उदासीन, यानी कि समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, उदासीन परमाणु कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दे रहा था, हाइड्रोजन, ठीक है। समस्थानिक क्या है, जो आवर्त सारणी में समान स्थान पर रखे गए हैं, इसमें यह नियम लागू होता है। समस्थानिक क्या है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मैं ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन कितना होता है 8, 16, लेकिन 8 और 18 कर दूं, ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। परमाणु क्रमांक नीचे के होते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ऊपर की होती है। ये जो समान होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक संख्या, मतलब यानी कि समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है, जिनके परमाणु क्रमांक समान और परंतु द्रव्यमान ऊपर, जो ऊपर वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, भिन्न होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक कहते हैं। या फिर इन्हें, इनकी जो प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो ऐसे तत्वों को भी क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन हम कहते हैं। क्लियर है। अब क्या है समस्थानिक के गुण, समस्थानिक के गुण क्या है, तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्राय भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे गुण जो होते हैं वो समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। नंबर 2 क्या है, तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। याद रखना, मैंने बताया ना, जो इनके स्थान समान होते हैं वो क्या बोलते हैं, या परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है। तो ये वही है, समस्थानिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण यह समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो याद रखना, ये जो परमाणु क्रमांक समान होने के साथ साथ ये रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, इनके समान होते हैं। क्लियर है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है, सबसे भारी स्थायी समस्थानिक लेड का है। तो हाइड्रोजन 1 पर होता है, लेड 208 पर होता है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 207.974 है। याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे हल्का, ये सबसे हल्का है, और सबसे भारी क्या है हमारा, लेड, यानी कि सीसा जो बोल देते पीबी, क्या है, पीबी। और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, और लेड का सिंबल क्या है, PB, P और B। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 208, और हाइड्रोजन का आप सभी को पता होगी कितना होता है, 1। ठीक है। द्रव्यमान आगे देखिए, संभारिक है क्या, संभारिक अब तक जो उस डेफिनेशन में है, समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान थे, और संभारिक में परमाणु
परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार बोल सकते हो। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उसमें परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या समान होती थी। और इसमें क्या है कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं हम? समभारिक कहते हैं। देखो, इनमें से द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ऐसे न्यूक्लियनों की संख्या समान तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? समभारिक कहते हैं। ठीक है। समभारिक के गुण क्या है? अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भौतिक गुण उसमें भी भिन्न होते हैं और अधिकांश इसमें भी भिन्न होते हैं। ठीक है। साथ ही रासायनिक गुण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? आपस में इनके गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है? परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु मॉडल क्या है? ये देखो, परमाणु मॉडल का थॉमसन मॉडल, जो थॉमसन ने मॉडल दिया था कितने में? 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया, जिसके केंद्र में धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन्स या प्रोटॉन कह सकते हो। जो प्रोटॉन क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। ठीक है, स्थित है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कोई भी धातु ली और कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया, जिसके केंद्र में एक धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन स्थित है। इस धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या होते हैं? वो संतुलित करते हैं परमाणु, जो कि वो इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्लियर है? परमाणु के एक धनावेश को थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल या फिर परम पंडुम मॉडल भी कहा जाता है। तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम? तरबूज मॉडल या फिर परम पुंडिंग मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु, अब ये क्या है? ये तो मॉडल किसका था? जॉनथन का। अब मॉडल किसका है? रदरफोर्ड मॉडल। तो इन्होंने भी अपने मत जो है दिए कि इन्होंने, ये तो किसका हो गया? थॉमसन का मॉडल। और ये किसका है? रदरफोर्ड का मॉडल। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कौन से में दिया था? 1911 ईस्वी में। ये एक कण होते हैं। प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक अवस्था का पता लगाया। जो भी हमारे जो तत्व होते हैं, एक प्रकीर्णन परत से प्रयोग करके इन्होंने पता लगाया, उनकी आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को क्या बोलते हैं हम? नाभिक कहते हैं। जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने जो खोज की थी नाभिक की। और नाभिक क्या है? जितने भी उन्होंने किस प्रकार किया? एक कोई भी धातु की प्लेट ली, प्लेट में अति अल्प क्षेत्र के केंद्रित जो होते हैं, वो परमाणु के इस अति अल्प भाग को क्या बोलते हैं हम? नाभिक भी कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने ये भी खोज की, जो नाभिक होता है वो प्लस में होता है, जो नाभिक होता है वो धनावेश होता है। याद रखना, नाभिक धनावेश है। यह खोज किसने की थी? तो वो की थी रदरफोर्ड ने। क्लियर है? बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर भी आए, तो उन्होंने भी अपना परमाणु मॉडल दिया। तो नील बोर क्या है? 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के 200 की व्याख्या करते हुए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत
किया। किसके आधार पर? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक परमाणु जो मॉडल है वो क्या प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इन्होंने क्या कहा, अगर कोई नाभिक है, नाभिक मान लो, इसके जो चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो घूमते हैं वृत्तीयकार में। किसमें घूमते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। और उन कक्षाओं का क्या नाम दिया उन्होंने? KLMN कहा जाता है। क्लियर है? तो इन्होंने इस मॉडल में नील बोर ने क्या कहा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर किस में घूमते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। और वो कक्षाओं का नाम क्या है? KLMN कहा जाता है। क्वांटम संख्या, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्वांटम संख्याएं क्या हैं? क्वांटम संख्याएं हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा आदि की जानकारी देने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती हैं। याद रखना, क्वांटम संख्या हमारी 4 प्रकार की होती हैं। जो स्थिति हर चीज बताती हैं वो क्या कहलाती हैं? किसी परमाणु की स्थिति बताई जाती है वो क्वांटम संख्या बोलते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम, पहली क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। इसे किससे डिनोट करते हैं? n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। याद रखना, मुख्य जो क्वांटम संख्या है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को व्यक्त करती हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या है? द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या किससे डिनोट करते हैं? L। किससे डिनोट करते हैं? L से। यह कक्षक की आकृति को दर्शाती है। और S कक्षक गोलीय और P कक्षक डंबलाकार या फिर D कक्षक क्या है? दवी डंबलाकार। ठीक है। इसको जो दर्शाती है ये कौन सी दर्शाती है? हमारी L दर्शाती है। क्लियर है? फिर तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? हमारी M से प्रदर्शित करते हैं। यह कक्षा के अभिविन्यास का, किसका? अभिविन्यास को निर्धारण करती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये किसको निर्धारण करती है? हमारी अभिविन्यास को निर्धारण करती है। नंबर 4 क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के इलेक्ट्रॉन किधर को घूम रहा है, चक्रण की दिशा को बताती है। इसका मान सदैव कितना होता है? सदैव प्लस 1/2 या फिर माइनस के 1/2 भी हो सकता है। लेकिन इसका जो वैल्यू होती है प्लस में 1/2 या फिर माइनस के 1/2 भी हो सकती है। क्लियर है? तो ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं। ये कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या। आगे देखिए पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या था कि उन्होंने कहा किसी भी क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत है, मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत पर इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 समान फार्मियन वे कण जो अर्धक चक्रण रखते हैं, और क्या रखते हैं? वे कण जो अर्धक चक्रण रखते हैं कि चारों क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती। अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं, किसी भी तत्व की 2 लगातार इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ये किसका नियम है? ये पाउली का अपवर्जन नियम है। कि उन्होंने क्या कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो तत्व की लगातार 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। जैसे कि सपोज करो Na में कितने होते हैं? 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 11 परमाणु क्रमांक होता है। अगर इसका हम निकालन लगें 2 लगातार और 10 और 11 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या हम निकालन लगें, अगर निकालें तो चारों क्वांटम संख्या क्या है? सदैव समान नहीं हो सकती हैं। तो मैंने बताया था चारों क्वांटम संख्या N, L, M के मान एक ही हो जाते हैं, लेकिन परंतु S का मान कितना? S का मान प्लस में और दूसरे के लिए माइनस होगा। ध्यान रखना, जब हम इलेक्ट्रॉन
ये तो सदैव समान होते हैं, ये तो हमेशा समान हो सकते हैं, लेकिन जो s की जो वैल्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस दर्शाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस दर्शाएगी। ये आपको याद रखना है। किसके अनुसार? पाउली के अपवर्जन के नियम अनुसार किसी तत्व की किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं, लेकिन किसको छोड़कर? NLM को छोड़कर ये तो समान भी हो सकती हैं, लेकिन S की वैल्यू हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमेशा क्या आएगी? 1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या आएगी? -1/2। क्लियर है? हुंड का अधिकतम, फिर ये क्या है? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन केवल तभी संभव है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो हुंड के को उच्चतम गुण का नियम भी कहते हैं। तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, इनके नियम अनुसार क्या है? जब तक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए तो दूसरे कक्षक में युग्मित होना असंभव है। जैसे कि सपोज करो, मैं बता रहा हूं ये कक्षक है, अगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम पहले इसमें युग्मित नहीं कर सकते। हम जैसा 6 हैं, 1 2 कर दो, 2 3 कर दो, 3 4 कर दो, ये असंभव है जब तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसके अनुसार? हुंड के नियम अनुसार। पहले क्या है? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तब युग्मित हो सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम इनको हम युग्मित यानी कि युग्मन कर सकते हैं। तो इन्होंने ये किया था कि जब तक ये असंभव है, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में, ये क्या है? हमारे कक्षक है, क्या युग्मित करना तब तक असंभव है जब तक प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो अब देखो, पूरी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब युग्मित करना, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने भरे हैं? इसमें अभी भरे हैं हमने कितने? 3। तो हमारे पास 3 और, तो हम इसको युग्मित कर सकते हैं। तो ये किसका नियम था? हुंड का नियम के जब तक युग्मित नहीं कर सकते जब तक प्रत्येक कक्षा में मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हो। ऑफ-बाहु का नियम, उपकक्षक इलेक्ट्रॉन का वह क्रम है या क्रमिक प्रवेश की ऑफ-बाहु सिद्धांत कहलाता है। यानी कि मैं अपनी लैंग्वेज में, इस नियम के अनुसार कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? ऑफ-बाहु का नियम कहते हैं। कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? ऑफ-बाहु नियम कहते हैं। ये आपको लिखे होगा। ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखने के लिए यह इलेक्ट्रॉन कक्षक में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? ऑफ-बाहु नियम कहते हैं। अणु, द्रव का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता, इसमें उस पदार्थ के सभी विद्यमान रहते हैं। यह अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसके जो पदार्थ के गुण है वो विद्यमान रहता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं। तत्व का अणु सामान्य यह किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग द्वारा निर्मित होता है। नंबर 2, यौगिक का अणु जब एक से अधिक तत्व के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्म स्वतंत्र कण का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। या यौगिक की डेफिनेशन हो सकती है 1 या 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर क्या बनाते हैं हम? यौगिक कहते हैं। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? याद रखना, अभी तक तत्वों की संख्या कितनी है? 118 हैं, जिनमें से 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक हैं। और तत्वों कमरे के ताप पर
द्रव जैसे पारा, ब्रोमीन तत्व को कमरे के ताप पर थोड़े से अधिक ताप पर कितने केल्विन इतने पर द्रवित होते हैं। गैलियम क्या है, Ga, गैलियम और सीजियम, ये क्या है, कमरे के थोड़े से ज़्यादा ताप पर, अधिक ताप पर क्या होते हैं, ये द्रव हैं, और ये कमरे के ताप पर द्रव हैं, पारा और ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से अधिक प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। यौगिक, अभी बताए एक या दो से अधिक तत्वों को मिलकर क्या बनाते हैं, वो यौगिक होते हैं। ठीक है, मिश्रण, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त किया जा सकता है। यह समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। इनके प्रत्येक भाग अपघटन समान होते हैं। मिश्रण, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट से हैं, जैसे एल्कोहल, बेकिंग सोडा के आपको फॉर्मूले पूछ लें। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, नीला थोता, ठीक है, वेरोक्स और केलोमल, कास्टिक सोडा, इनों के ये क्या है, रासायनिक नाम है, और इनों के ये क्या है, सिंबल। जैसे एलम क्या बोलते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ये फिटकरी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फिटकरी का सूत्र, K2SO4 Al2SO4 3 और 24 H2O। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होती है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसको रासायनिक नाम, और इसकी जो सिंबल है C2H5OH, C2H5OH। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, जो कि पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर क्या है हमारा विरंजक चूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड COCl3। ठीक है, अब क्या है, नीला थोता, कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। ठीक है, आगे देखिए, ब्राइन यानी कि नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट डेटा हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है Na2V4O7 और 10H2O। केलोमल, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये H मर्क्यूरस यानी कि HgCl या फिर HCl। कास्टिक सोडा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, NaOH। ठीक है, ये और बहुत से हैं, काफी भारी जल भी पूछ लेते हैं, सूक्ष्म बर्फ भी पूछ लेते हैं, क्लोरोफॉर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, ये क्या है, CHCl3। ठीक है, और ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट आपके हैं, चौक जो होती है जिससे हम लिखते हैं CaCO3। ठीक है, आवर्त सारणी आपने देखी होगी, जो तत्वों को हम रखते हैं आवर्त सारणी में, ये क्या है, आवर्त तत्वों के उन गुणों के आधार पर एक आवर्त सारणी व्यवस्थित है, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। इसे क्षैतिज को क्या बोलते हैं हम, आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से होते हैं, वो कितने होते हैं हमारे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, समूह या वर्ग कहते हैं। तो इसको जो दिया है, यह मेंडेलीव आवर्त सारणी नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 आवर्त और 18 समूह, 8 आवर्त और 18 समूह उपस्थित होते हैं, और इसमें एक शून्य समूह उपस्थित नहीं था। जो आवर्त सारणी है, इसमें क्या है, इसमें तो वही होता है, इसमें वही होते हैं, 8 ही होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 8 ही होते हैं आधुनिक में। क्लियर है, आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 और 18 होते हैं, इसमें शून्य वर्ग भी होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने 1913 में बनाया था। इस आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पर आधारित, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण
परमाणु क्रमांक के आधार पर। उसमें क्या था, परमाणु भारों के आधार पर, इसमें क्या, परमाणु क्रमांकों के आधार पर। सही है। आपबाहु सिद्धांत का ग्राफ या निरूपण करता है। जो इसको जो निकालते हैं हम, वो किसके अनुसार निकालते हैं, आपबाहु नियम के अनुसार निकालते हैं। क्लियर। परमाणु आकार किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, क्योंकि याद रखना वर्ग में आकार नीचे से आने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। किसी आवर्त के अनुदिश या अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है। इसका जो परमाणु का आकार है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। किसी आवर्त में क्षार धातु का आकार सबसे बड़ा तथा हैलोजन का आकार सबसे छोटा होता है। इस आवर्त सारणी में जो है क्षार धातुएं हैं हमारी, जो एस ब्लॉक के तत्व वो क्षारीय मृदा धातु हैं, वो उनका आकार सबसे बड़ा और गैसों का सबसे छोटा। क्लियर है। महत्वपूर्ण, हाइड्रोजन सबसे छोटा और सीजियम सबसे बड़ा तत्व है, और लिथियम का घनत्व सबसे कम और सबसे हल्की धातु है। याद रखना, अगर पूछन लगे जो सबसे हल्का तत्व का है, हाइड्रोजन, और सबसे भारी तत्व क्या है हमारा, सीजियम, और लिथियम धातु जो है का सब घनत्व क्या है, सबसे हल्का होता है, हल्की होती है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता उच्चतम होता है। याद रखना, अगर विद्युत आवर्त सारणी में सबसे ऋणी धातु है वो क्या है, फ्लोरीन। क्लियर। वॉयल का नियम। वॉयल का नियम क्या है, किसी बंद पात्र में स्थित ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, वॉयल का नियम कहलाता है। चार्ल्स का नियम क्या है, इस नियम के स्थिर दाब पर किसी आवर्त गैस के निश्चित भार आयतन उस अणु के द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा उसका ताप परम पैमाने पर परिवर्तित होता है। गैलो इस स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम के समानुपाती होता है, यानी कि P समानुपाती किसका होता है, T के। ठीक है। या फिर होता है P/T बराबर नियतांक। संयुक्त गैस। चार्ल्स तथा वॉयल के नियम को जोड़ने पर, चार्ल्स तथा आदर्श गैस भी बोल देते हैं इसको, नाम के मिलाने पर किसी तंत्र के दाब, आयतन, गुणांक तथा तापमान का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है। मोल सिद्धांत। इसके अनुसार C12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। आवोगाद्रो संख्या 1 मोल बराबर 1 ग्राम परमाणु, या फिर 6 पॉइंट इतने होते हैं। तो 1 मोल बराबर, ये भी वही है, पॉइंट लगाने ना, यहाँ पे पॉइंट है। कुछ ठोस द्रव्य दे रखे, कोलाइडी प्रकार दे रखे। कोलाइडी क्या होते हैं, कोलाइडी एक द्रव की तरह होता है, जो एक कोलाइडी होता है। कोलाइडी को नाम दे रखे हैं, ये आपको नाम लिख लेने हैं। ठीक है। आसवन। आसवन क्या है, किसी मिश्रण में उपस्थित भिन्न क्वथनांक वाले अवयवों को क्या पृथक करने में एक विधि। इस विधि का प्रयोग ईथर तथा टालोइन, बेंजीन तथा एलिलीन आदि के मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या जाता है, आसवन। याद रखना। ठीक है। फिर भाजी आसवन ये हैं, वो आपको कच्चे तेल को या फिर अशुद्धि को या डीजल पेट्रोल को साफ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निर्वात यह दाब आसवन भी कहते हैं। इसका प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाता है। कम आसवन। ये आपके लिए इतनी ही क्लास है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।